जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। आजादी के अमृत महोत्सव की लगातार बात हो रही है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके से हम इसको लें और क्या कुछ कमी हो गई है ऐसी बड़ी जिसे हम दूर कर लें। अगर हम नक्शे को देखें हिंदुस्तान के, तो भारत माता का जो मस्तक नजर आता है, वो मस्तक हमें तो भारत के नक्शे में पूरा नजर आता है, लेकिन जब आप वर्ल्ड मैप्स को उठाते हैं तो वहां पर वो कटा हुआ नजर आता है, क्योंकि उसके लिए दो जो बड़े हिस्से हैं, जैसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करते हैं और साथ साथ में अक्साई चीन की बात करते हैं, वो भारत के पास में नहीं है। लेकिन गिलगिट बल्टिस्तान की बात अक्सर नहीं होती है। गिलगिट बल्टिस्तान की बात होना क्यों आवश्यक है, उस बात को समझिएगा। और दूसरी बात, हम लोग कई बार सुनते हैं कि तूफान से पहले की एक शांति होती है। हिंदुस्तान में इस समय नुपुर शर्मा के केस की बात हो, कन्हैया लाल की बात हो, और इस तरीके से जो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और हम कई बार नाराजगी जताते हैं, और नाराजगी जतानी भी चाहिए कि आखिर जो एक सरतन से जुदा ये जो बात हो रही है, उसके बारे में मोदी सरकार शांत क्यों है। न जाने मुझे क्यों इस तरीके का एक एक बात मुझे लग रही है कि शायद ये तूफान से पहले की शांति है, और ये तूफान जब आएगा तो वो किस रूप में आएगा, तो शायद हम ये कह पाएंगे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। अब यहां पर समझिएगा कि वो सारा का सारा है कश्मीर कैसे हिंदुस्तान में आ सकता है, और कैसे आने वाला है, और किस तरीके की बैकडोर तैयारियां उसके लिए चल रही हैं। और आज से नहीं चल रही हैं, बल्कि जब से मोदी सरकार अस्तित्व में आई, यानी कि 2014 से लगातार ये तैयारियां चल रही हैं। और क्यों मैंने पर्टिकुलरली गिलगिट बल्टिस्तान की बात की है, ये सिलसिला आज से शुरू नहीं होता। इसकी कहानी समझिएगा, ये गिलगिट बल्टिस्तान क्या है और क्यों हमारे लिए महत्व रखता है। 1935 की बात है, जब महाराजा हरि सिंह से ब्रिटिश सरकार ने 60 साल के लिए गिलगिट बल्टिस्तान का ये जो एरिया है, इसे अपने साथ में लिया। इसकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले थोड़ा सा ये समझिएगा कि गिलगिट बल्टिस्तान का आप मैप देख लीजिए। उस मैप में आपको मिलेगा, गूगल करके देखिएगा, गिलगिट बल्टिस्तान एंड पीओके इन पाकिस्तान मैप। वहां पर आपको ये दिखाई देगा। पीओके से तकरीबन 6 गुना बड़ा ये गिलगिट बल्टिस्तान का एरिया है, और इसी एरिया से करीबन 5 से 8 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया पाकिस्तान ने चीन को भी दे दिया। अक्साई चीन बिल्कुल अलग बात है, वो इसमें शामिल नहीं है। अक्साई चीन अलग है, और 5 से 8 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो चीन को दिया गया वो अलग है। गिलगिट बल्टिस्तान, जिसकी आबादी 18 लाख है, राजधानी गिलगित है, और दुनिया के टॉप 14 ग्लेशियर्स में से 3 इसी एरिया में आते हैं। इसे ही भारत की तरफ से सिल्क रूट कहा जाता था। एक ऐसा सिल्क रूट जहां आप सेंट्रल एशिया की बात करें, आप यूरेशिया की बात करें, आप एशिया के अलग हिस्सों की बात करें, आप यूरोप की बात करें, या आप अफ्रीका की बात करें, सड़क मार्ग से जाया जा सकता था। आपको सी रूट की आवश्यकता नहीं थी। यहीं से शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे। तो पर्टिकुलरली ब्रिटेन की भी इस पर नजर थी, रशिया की भी इस पर नजर थी, और अमेरिका की भी इस पर नजर थी। अब ये नजर का खेल समझने के लिए हम चलते हैं आगे। जो मैंने बात कही थी आपसे 1935 की, जब 60 साल के लिए महाराजा हरि सिंह से इस एरिया को, गिलगिट बल्टिस्तान को लीज पर ले लिया गया था। लीज का मतलब समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप लोग बेहतर समझते होंगे। आगे बढ़ते हैं। 1947 को भारत आजाद होता है, और उसके 15 दिन बाद ही ब्रिटिश सरकार ये लीज जो है वो पूरी कर देती है। अब इसे नाइस, क्योंकि लीज का समय तो पूरा नहीं हुआ था, वो तो 60 ईयर्स का था, लीज पूरी नहीं हुई थी, तो इसे एक नाइस जेस्चर माना जाना चाहिए, क्योंकि भाई भारत को आजादी मिल गई है, ब्रिटिश सरकार ने भारत को मुक्त कर दिया है, तो फिर जो एरिया था गिलगिट बल्टिस्तान का, वो भी भारत को वापस दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर खेल जो है वो थोड़े दिन बाद में शुरू होने वाला है। खेल शुरू होता है ऐसे, जब 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह भारत में विलय की घोषणा कर देते हैं। 27 अक्टूबर यानी कि अगले दिन ही ब्रिटिश ऑफिशियल्स इसे मंजूरी भी दे देते हैं। अब इसके बाद में वहां गिलगिट, ये एक्चुअली 5 जगह हुआ करती थी, एक जम्मू, एक कश्मीर, एक लद्दाख, एक गिलगिट वजारत, और एक गिलगिट एजेंसी। इन 5 जगहों पर महाराजा अपने गवर्नर नियुक्त किया करते थे। इनमें से गिलगिट एजेंसी जो जगह थी, वहां के गवर्नर घनसारा सिंह को जो 2 ऑफिसर्स ब्रिटिश सरकार ने लीज खत्म करने के बाद में लगाए थे, अपॉइंट किए थे कि सिक्योरिटी वगैरह थोड़ी सी देख ली जाए, तो वहां में से उसमें से एक मेजर ब्राउन
इन्हें गिरफ्तार कर लेता है। 26 अक्टूबर विलय, 27 अक्टूबर मंजूरी, इसके तुरंत बाद में गवर्नर की गिरफ्तारी। 1 नवंबर को मेजर ब्राउन जाता है पाकिस्तान, और ध्यान रखिएगा ऑन द टाइम पाकिस्तानी आर्मी को आप पाकिस्तानी आर्मी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो ब्रिटेन के ही थे। ये भी मान सकते हैं हम कि भारत में भी तकरीबन इसी तरीके का रवैया था, और इसको ये माना जा सकता है कि वो पाकिस्तानी आर्मी ना हो करके पर्टिकुलरली उस समय ब्रिटिश आर्मी ही थी। 1 नवंबर को मेजर ब्राउन पाकिस्तान जाता है। 4 नवंबर को गिलगिट बल्टिस्तान पर अटैक किया जाता है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, और उसके बाद में इस एरिया को पाकिस्तान को दे दिया जाता है, एक तरीके से ब्रिटिश के जरिए, ब्रिटिश के माध्यम से, और उन्हें इस बात पर कोई ऐतराज भी नहीं होता है। बात यही नहीं रुकती है। मैंने आपको कहा था कि ब्रिटेन भी, रशिया भी और अमेरिका भी, शायद ब्रिटेन को यह लगा होगा कि पाकिस्तान के माध्यम से हम कभी इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर रशिया ने इसे ले लिया, अपना बना लिया, या फिर यूएसए ने इसे अपना बना लिया, तो फिर हमें इसे इस जगह पर वापस अपना आधिपत्य जमाने में जरा मुश्किल हो सकती है। सोचिएगा, यूएसए आज तक भी लगातार फंडिंग पाकिस्तान को किस कारण से करता आ रहा है, रशिया का भी सपोर्ट किस तरीके से मिला है, और यूके का तो मिला ही मिला है। इन सब के केंद्र में अगर कोई एक एरिया आता है, दैट इज गिलगित बाल्टिस्तान का। ये बहुत बड़ा एरिया, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के हिसाब से अगर हम बात करें, क्योंकि एक अलग प्रदेश बनाने की बात 2020 में भी इमरान खान ने की है, और 2020 में इमरान खान को ये डरावना सपना आया था कि भारत जो है वो पीओके पर आक्रमण करने वाला है, और उसके बाद में 2020 में ही स्वायत्त प्रदेश अलग बनेगा। ऐसी बात इमरान खान ने की थी, क्योंकि गिलगिट बल्टिस्तान का जिक्र ही पाकिस्तान के संविधान में नहीं है, जिक्र ही नहीं है गिलगिट बल्टिस्तान का। अब आगे की बात समझिएगा। यूएन 1948 में वहां पर ये मामला जो है, जवाहरलाल नेहरू जी जो है हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, वो यूएन में लेके जाते हैं, जबकि भारत में इसके बारे में बहुत मुखालफत हुई थी कि आपको यूएन में ये मामला नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन वो लेकर के जाते हैं, और वहां अगस्त 1948 में ये प्रस्ताव पास होता है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है। ये प्रस्ताव यूएन में पास होता है। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम होता है, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसे मान लिया जाता है। देन आफ्टर इसी साल 18 से 27 जुलाई को समझौता वार्ता होती है यूनाइटेड नेशंस कमीशंस फॉर इंडिया एंड पाक, जिसमें माउंटबेटन भी शामिल होते हैं, और वहां पर भी ये बात की जाती है कि ये जो क्षेत्र है गिलगिट बल्टिस्तान का, ये भारत का क्षेत्र है, भारत का अभिन्न अंग है, और पाकिस्तान ने इस पर जो कब्जा जमाया है, तो फिर पाकिस्तान इस पर जनमत संग्रह कराए। जनमत संग्रह का मतलब ये भारत में जाना चाहते हैं लोग या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, और जनमत संग्रह के समय पाकिस्तान की आर्मी वहां पर नहीं होगी, और पाकिस्तान वहां पर किसी भी तरीके के डेमोग्राफिक चेंजेस यानी कि जनसंख्या असंतुलन नहीं कर सकता है। लेकिन 1949 से लेकर के आज तक पाकिस्तान ने इस बात को नहीं माना, और वो एरिया, वो क्षेत्र जो शिया बहुल हुआ करता था, उस एरिया में वहां पर पाकिस्तान ने उसे सुन्नी बहुल करने की पूरे तरीके से कोशिशें की लगातार, यानी कि उसको डेमोग्राफिक को चेंज करने की पाकिस्तान ने कोशिशें की। अब इस बात को समझिए कि भारत ने क्या किया। 1997 में एक बात हुई थी, जब भारत की आजादी को 50 साल हुए, तो भारत की संसद में प्रस्ताव पास की बात नहीं करा, संकल्प लिया गया, एक ऐसा संकल्प कि पूरा गिलगिट बल्टिस्तान, इसका नाम लिया गया, गिलगिट बल्टिस्तान हमारा है और हम इसे लेकर के रहेंगे। 1997 से 25 साल यानी कि 50 वर्ष में आपने संकल्प लिया, और उसके बाद में 25 वर्ष होने आ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोरोना के 2 साल नहीं होते और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां इस तरीके की नहीं होती, तो शायद 15 अगस्त 2022 हम गिलगिट बल्टिस्तान के साथ में, पूरे पीओके के साथ में मना रहे होते, क्योंकि भारत का नक्शा दिखाना कि हमारा अभिन्न अंग है, और हम उस अंग को अपना मान करके उस पर झंडा फहरा ही नहीं सकते, तो साहब वो कैसा अभिन्न अंग है। लेकिन 2014 के बाद में चीजें जिस तरीके से बदली हैं, उस बात को समझिएगा। मैं बात करता हूं आपसे मार्च 2017 की, जब ब्रिटिश संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के एक सांसद प्रस्ताव पारित करते हैं, और प्रस्ताव में क्या होता है, प्रस्ताव में होता है कि गिलगिट बल्टिस्तान जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा रखा है, और जिसके कारण से वहां के जो निवासी हैं उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये प्रस्ताव पारित होना, इसे नॉर्मल मत समझिएगा, सामान्य मत समझिएगा, क्योंकि ये भारत के द्वारा पूरे पीओके के वापस लेने की तैयारियों का बड़ा हिस्सा है। लगातार ये तैयारियां चल रही हैं। उसके बाद में 2019 में जब आर्टिकल 370, 35A
हटा दिया जाता है, एक तरीके से माने कि जम्मू कश्मीर का भारत में सही तरीके से विलय कराया जाता है, तब भी चीन को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए और तुर्की को छोड़ दीजिए, उसके अलावा किसी का कोई खास प्रतिरोध जो है वो सामने नहीं आया। इवन अरब देशों को जिस तरीके से साधा गया, अरब देश जो है वो भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। बोले तो ये बोले कि ये भारत का आंतरिक मुद्दा है, आंतरिक मामला है, इट्स इंटरनल मैटर ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। ये चीजें कही गई, यानी कि इस मुद्दे पर किस तरीके से डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए, वो सारी की सारी तैयारियां लगातार करी जाती रही हैं। ये बात और ध्यान में रखिएगा कि सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी रास्ते से होकर के जा रहा है, इसी रास्ते से जो गिलगित बल्टिस्तान की बात करता है। और चाइना का ये एक तरीके से जो वन बेल्ट वन रोड की हम बात करते आ रहे हैं और इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो लगातार बात हो रही है, भारत इसमें इसीलिए शामिल नहीं हुआ था। लेटेस्ट की बात है 22 जुलाई को जो एक मीटिंग हुई है जिसमें चाइना ने ये कहा है कि इस जगह पर तीसरी पार्टी को भी शामिल करना चाहिए, यानी कि तीसरे देश को भी शामिल करना चाहिए, जो देश अफगानिस्तान हो सकता है। और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात पर बहुत कड़ी आपत्ति जताई है। और ये निंदा को, इस आपत्ति को केवल विरोध के लिए विरोध मत समझिएगा, जो पहले की सरकारें किया करती थी। याद रखिएगा, जिस तरीके से भारत की नई संसद के लिए जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का जो अनावरण हुआ है, अब भारत के शेर दिखावटी नहीं है, उनके नख भी हैं, उनके दांत भी हैं और वो दहाड़ना जानते हैं। और भारत के इस कड़ी निंदा का अर्थ कुछ निकाला जाना चाहिए। अगर ये कहा गया है कि गिलगित बल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है और इसके बारे में यूएन में भी बात हुई है, ब्रिटेन में भी बात हुई है, और भारत तो इसको पूरे तरीके से अपना मानता ही है। और अगर ये भारत की उस अंग के साथ में किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ किया जाता है, अगर वहां पर किसी तीसरे देश को शामिल किया जाता है, तो ऐसे में भारत की संप्रभुता के साथ में खिलवाड़ होगा। इस चीज को आप सामान्य जो है इसे मत समझिएगा। ये वही एरिया है जिसकी सीमाएं पाकिस्तान, अगर हम देशों की बात करें, अगर हम स्वतंत्र प्रदेश की बात करें, उस तरीके से देखें तो भारत के साथ में लगती है, पाकिस्तान के साथ में लगती है, अफगानिस्तान के साथ में लगती है, तिब्बत के साथ में लगती है, चीन के साथ में लगती है। यहां मैंने तिब्बत और चीन दो अलग अलग बोले हैं। ये इसीलिए बोले हैं क्योंकि एक पहले वाले वीडियो में, जिसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, और आप देखिएगा उस चीज को कि भारत जो अखंड होने वाला है, जिसके बारे में सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने 15 वर्ष की बात कही थी, उस 15 वर्ष में क्या कुछ हो सकता है। शी जिनपिंग के साथ में जिस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है, ये मान के चलिए कि शी जिनपिंग के जाने के बाद में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का सफाया होना तय है। ऐसे में चीन जो 1948 से पहले इतने छोटे से स्वरूप में था, उसी रूप में भारत में आया, उसी रूप में दुनिया के सामने रहेगा। और तिब्बत का पूरा जो एरिया है वो भारत में आने वाला है। इवन जो पांचों स्थान की जो बात आती है, चाहे वो किर्गिस्तान की बात हो, उज्बेकिस्तान की बात हो, तुर्कमेनिस्तान की बात हो, ऐसे जो पांचों स्थान हैं ये भी भारत में शामिल हो सकते हैं। अभी मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन कम से कम भारत के साथ में पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, पूरा बांग्लादेश, पूरा म्यांमार, तिब्बत, नीचे का जो लाओस, सुमात्रा, बाली जिसकी हम बात करते हैं, उनके नाम ही जिस तरीके के हैं जो भारत में अपनी प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कब होगा, लेकिन हाँ, ये अगले 15 वर्षों में होना तय है, ऐसा मैं अवश्य मानता हूं। लेकिन पीओके की बात करना, जब मैं कह रहा हूं कि अगर कोरोना नहीं होता और कुछ वैश्विक परिदृश्य ऐसा नहीं होता, तो शायद इस बार का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022 हम पीओके के साथ में मनाते। तो ज्यादा से ज्यादा आप एक साल ले लीजिए। जो लोग कहते हैं कि 2024 में चुनाव होंगे और चुनाव से पहले इस तरीके की कोई घटना होगी, मोदी सरकार ऐसा इंतजार नहीं करेगी। पूरी इस बात की संभावना है कि 15 अगस्त 2023 को पीओके में भी तिरंगा झंडा फहर रहा होगा। ये मोदी सरकार की नीति भी लगती है, उसकी नीयत भी लगती है और उनकी मंशा इसके लिए सही भी लगती है। मुझे लगता है खुशी के उन पलों का हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए, लेकिन ये इंतजार 365 दिन से ज्यादा का नहीं होगा, ऐसा भी मेरा मानना है। तारीख हमें नहीं पता है, समय है नहीं, हमें नहीं पता है, लेकिन जिस दिन भारतीय सेना की तैयारियां पूरी हो गई, जिस तरीके से हम इस जगह पर लग रहे हैं, स्वदेशी मॉडल पर जाते हुए दिख रहे हैं, हमें अगले दिन अखबार में केवल खबर पढ़ने को मिलेगी और वो पीओके हमारा होगा, ऐसा मानना है।
आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि जम्बू टॉक्स है, जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको लगता है राष्ट्र धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो धर्मांश पत्रम पुष्पम के माध्यम से हमें आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान कीजिएगा। वंदे मातरम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।